चलो, तो अभी हम लोग 10वीं के मैथ के चैप्टर 1 से संबंधित जो मुख्य प्रश्न है उसको विशेष तौर पे देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक चीज हम लोग पुनः समझ लेना चाहिए कि विद्वानम सर्वत्र पूज्यते, जिसका अर्थ होता है विद्वान का पूजा सभी जगह होता है। इसलिए सभी को विद्वान बनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि सबको सभी जगह सम्मान मिल सके। अब चैप्टर 1 में जो मुख्य प्रश्न आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, तो हम लोग समझ सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b होता है। कहने का तात्पर्य यहां पे ये हो गया a की जगह पे, जैसे कि a हो गया भाज्य, b यहां पे भाजक और q हो जाएगा यहां पे भागफल और r से शेषफल। इस तरीके से हम लोग नॉर्मल भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। इसको हम लोग याद रखेंगे, अर्थात a बराबर बी क्यू प्लस आर। आर यहाँ पे क्या है, शेषफल है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे कि r क्या होता है। तो r का मान यानी शेषफल का मान 0 हो सकता है, यानी 0 के बराबर हो सकता है, या नहीं तो 0 से हमेशा बड़ा होगा। दूसरा, r यानी शेषफल का जो मान होगा जिससे हम लोग भाग देते हैं उससे हमेशा छोटा होता है, यानी b से हमेशा r का वैल्यू छोटा होगा। जैसे एग्जांपल में ले लेंगे 5 से हम 7 में भाग देते हैं, तो हमेशा जो शेषफल आएगा, जैसे 5 इकाई 5, 7 5 या तो 2, शेषफल हमेशा क्या होगा, 5 से छोटा होगा, यानी भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। कभी कभी पूरा कट जाएगा तो शेषफल 0 भी होता है। जैसे 6 से हम 12 में भाग दिए तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे शेषफल कितना आया, 0 आया। यहाँ पे r कितना आया था, 2। ये क्या है, b का वैल्यू 5 है, उससे कम है। तो हमेशा भाजक से शेषफल का मान कम होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां से रहता है, तो निश्चित तौर पे हम लोग को याद रखना है कि r का जो मान होगा, शेषफल का जो मान होगा, भाजक से हमेशा कम होता है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न रहेगा, जैसे कि 225 और 135 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसको रॉप में क्या करेंगे, जिस तरीके से नॉर्मल एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ मतलब महत्तम, अपने भाषा में हम इसको मौसम कहते हैं, महत्तम समाप्त तक। जैसे कि 225 और 135 का क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो वो करेंगे क्या, सबसे पहले रॉप में 225 और 135 में देखेंगे सबसे छोटा अंक कौन है, तो सबसे छोटा अंक है यहाँ पे 135। तो छोटा से क्या करते हैं, हमेशा बड़ा में भाग देंगे। 135 से 225 में 135 इकाई 135, 5 में 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं, एक हाथ से लेंगे, 12 में से 3 गया तो 9, और ये एक में से गया, कट गया। अब 90 से फिर 135 में लगाएंगे, 90 इकाई 90, 5 में 0 गया 5, 13 में से 9 गया तो 4, 45 बचा। फिर 45 से क्या करेंगे, यहां जो 90 बचा है 90 में भाग देंगे, 45 गुना 90। ये नॉर्मल एचसीएफ निकाल लिए। अब यहां इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है, तो यहां पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। क्या करेंगे, क्योंकि होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, क्योंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर। a क्या होता है, भाज्य होता है, b भाजक और ये भागफल और ये शेषफल।
इसलिए ए का मान यहाँ पे कितना है 225। यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर कितना 135 गुने 1, 135 गुने 1, और यहाँ पे शेषफल कितना बचा था 90, यहाँ पे 90 उतारेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में कितना में भाग दिया गया है तो 135 से भाग दिया गया, यहाँ पे उतारेंगे 135, कितना से भाग दिया गया 90 से, भागफल कितना आया है 1, तो 90 गुने 1, और फिर शेषफल कितना बचा है यहाँ पे 45। अब तीसरे स्टेप में देखेंगे कितने में भाग दिया गया है तो 90 में भाग दिया गया, तो जिसमें भाग देंगे इधर लिखेंगे 62, कितना से दिया गया 45 से, भागफल कितना आया 2, और शेषफल कितना फिर बचा 0। जब शेषफल 0 बच जाता है और जिससे हम भाग दिए रहते हैं वही उसका एचसीएफ कहलाता है, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना होगा 45। तो इस तरीके से इस विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह का ये दूसरा क्वेश्चन है, 125 से 2550 में भाग देकर के एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 125 से 25 50 क्या करेंगे। अब इसमें होता है क्या, कुछ बच्चे इस तरीके से हल करते हैं, एक के बारे में भाग देने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे कि भाग हम लोग सिंपल भाग बनाते हैं उसी तरह से सबसे पहले इसमें सिंपल भाग बनाएंगे। 125 को 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 250, अब 5 में से 0 गया 5, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 कट गया। अब यहां उतारेंगे नहीं, पहले तो 125 है, शेषफल 5 बचा, फिर एक अंक यहां पे उतारे। अब 125 से इसमें लगाएंगे, लगेगा नहीं इसमें, फिर 0 से कितना, फिर 50 में से 0 घटाएंगे तो बचा 50, और 50 से फिर क्या करेंगे 125 में भाग देंगे। 50 गुना 100, फिर बचा 25, और 25 से फिर कितना में 50 में, यहां देखिए कि एचसीएफ कितना आ रहा है 25 आ रहा है। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाएंगे तो उसी तरह से a बराबर BQ प्लस R, a का वैल्यू कितना यहां देंगे 2550 में चूंकि भाग दे रहे हैं, 25 50 में कितना से भाग दे रहे हैं 125 से, भागफल कितना आया है 20, शेषफल कितना बचा था यहाँ 50। अब सेकेंड टाइम कितने में भाग दिया जा रहा है 125 में, कितने से भाग दिए तो यहाँ 50 से, भागफल यहाँ कितना आया 2, शेषफल कितना बचा था तो 25। इसी तरह तीसरे स्टेप में 50 में भाग दिया गया है और कितना से 25 से, भागफल 2 और शेषफल यहाँ पे 0 आ गया, तो शेषफल 0 आ जाता है और जो जिससे भाग दिया जाता है वही उसका क्या कहलाता है एचसीएफ। इस तरीके से ये एचसीएफ बन जाएगा और एचसीएफ का मान कितना होगा 25 होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न जो रहता है कि संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, तो सबसे पहले हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होता कौन कौन है। तो जो संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरे से नहीं करते उसे हम लोग क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। 2 3 5 7 11 13 17 ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। तो हल करते समय हम लोग को ध्यान रखना है कि गुणनखंड के रूप में हमेशा अभाज्य संख्या का ही प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न एक है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। तो सबसे पहले करेंगे क्या 140 को गुणनखंड करेंगे किस संख्या से अभाज्य संख्या के रूप में। तो यहाँ 2 से लगाएं, 2 से 70, फिर 2 से लगाएंगे 33, 5 से लगाएं 7। अब यहां लिख सकते हैं 140 बराबर 2 कितना है 2 गो है, 2 बार है इसलिए यहां लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर
फिर यहाँ पे एक 5 बचा, 5 और गुने 7, तो यह क्या हो गया, 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। लेकिन इसी अभाज्य गुणनखंड के रूप में एक दूसरे तरह का प्रश्न आता है, जैसा कि एग्जाम्पल 2 है कि 250 में 5 का अधिकतम या 5 का महत्तम घात क्या होगा। तो इस प्रश्न को भी सेम तरीके से हल किया जाता है, लेकिन देखेंगे 250 है, फिर इसी तरह से 250 में 2 से लगाएं, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, तो 25, फिर 5 से लगाएंगे 25, 5 से लगाएं फिर 5, यानी 250 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 कितने ही है, 5 कितना बड़ा है, 1 2 3 बार, इसलिए 5 का पावर 3 या 5 3 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि 5 का जो है अधिकतम घात कितना होगा, तो चूंकि 5 3 बार आया हुआ है, 5 का पावर 3 है, इसलिए क्या होगा, 5 का अधिकतम घात 3। तो ये 2 तरह का प्रश्न अभाज्य गुणनखंड से संबंधित रहता है। अब एक अगला देखेंगे कि संख्या को p/q के रूप में लिखें। तो बहुत सारे प्रश्न रहेंगे जिसको क्या करना रहता है कि p/q के रूप में लिखना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में इस तरह क्वेश्चन रहेगा 0.2, उसको p/q के रूप में लिखें, 0.34 इसको p/q के रूप में लिखें, या 5.789 इसको p/q के रूप में लिखें। तो या अन्य तरह से भी रहता है 0.3 ऊपर रैकरी का चिन्ह रहता है, या तो रैकरी में इस तरीके से रहेगा, या तो रैकरी में ऊपर बिंदु देकर के भी रहता है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हल करते हैं। अब यहां एग्जाम्पल 1 को देखेंगे, 0.2 को p/q के रूप में लिखें। अब 0.2 को तो क्या करेंगे, इसको नॉर्मल तरीके से हल कर लेना होता है। 0.2 क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, इसलिए दशमलव रहेंगे तो 1 पर 1 0 देंगे, तो कितना बचा, 2/10। इसको हल करेंगे तो 2 2 5 10, यानी 1/5 आया। तो नॉर्मल प्रश्न रहेगा, यदि ऊपर रैखिक का चिन्ह नहीं है, इसको हम लोग साधारण तरीके से बनाएंगे, यानी दशमलव को उड़ा करके और जो कटने वाला होगा उसका सरलतम रूप, वो सरलतम रूप में हम उसको लिख लेते हैं। लेकिन यदि प्रश्न इस तरीके से रहेगा कि 0.23 और ऊपर रैखिक का चिन्ह लगा रहे, तो उसको p/q के रूप में लिखना है, तो इसे हम थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले तो बनाएंगे तो 0.23, क्योंकि दूगो अंक पे क्या है, रैकरी का चिन्ह है, इसलिए क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखा जाता है 0.2323, यानी 2 अंक पे है ये रैकरी का चिन्ह, इसलिए दोनों अंक को जितना बार चाहे उसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि 2 3 2 3 करके लिख सकते हैं। इसे हल करने के लिए पहले मान लेंगे कि माना कि x बराबर 0.2323 और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्योंकि यहां पे 2 अंक का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों ओर 1 पर 2 को 0 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। दोनों ओर यानी 100 से गुना करने पर, अब दोनों ओर 1 यानी x को 100 से गुना करेंगे, कितना होगा, 100x। इसी तरह से 0.2323 को यदि 100 से गुना करेंगे तो ये दशमलव दाईं ओर जाएगा, 2 अंक बढ़ेगा, क्योंकि 1 पर 2 0 है, इसलिए ये हो जाएगा 23.23। क्योंकि ये रैखरी का मीनिंग होता है कि 2 3 की आवश्यकता जितना बार पड़े उतना बार हम लोग इस पे लिख सकते हैं। तो चूंकि देखिए समीकरण 1 में दशमलव के बाद 4 अंक है, तो यहां भी 2 3 एक बार और हम 4 अंक पुराने के लिए दे सकते हैं। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से
एक को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां लिख देंगे 100x बराबर 3.2323 समीकरण 2, और ये समीकरण 1 है x बराबर 0.2323 और ये समीकरण 1। इसको हल करते हैं तो 100 में से 1x जाएगा तो 99x। इसी तरह से ये 2 3 में घटाएंगे 0 0 0 और 23 में से 0 जाएगा तो बचा 23। अतः इसका आंसर हो जाएगा 99x बराबर 23। दशमलव का 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है, इसलिए x बराबर हो जाएगा 23/99, अर्थात 0.23 का वैल्यू कितना होगा 23/99। तो इस तरीके से p/q के रूप में यदि रैखिक वाला कोई संख्या रहे तो p/q के रूप में हम लोग इस तरीके से हल करेंगे। यदि एक ही अंक पे रहता तो एक ही अंक का रिपीट होता, जैसे कि मान लेते हैं ये 0.2 पर रैखिक है तो इसमें 0.222 यानी एक ही अंक का रिपीट होगा। यदि 3 अंक पे रहता 0.234 है और यानी 3 अंक पे है तब क्या करेंगे, 3 अंक का रिपीट होगा 0.234 इस तरीके से होता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, दो संख्या का एचसीएफ या एलसीएम निकालना। यदि दो संख्या का एचसीएफ एलसीएम निकालना होता है तो इसके लिए सूत्र होता है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्या का गुणनफल या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। यदि दो संख्या दिया हुआ है और दोनों संख्या का एचसीएफ मालूम है, एलसीएम मालूम है, और इसमें से कोई एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरा संख्या ज्ञात करना रहेगा। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। या तो दोनों संख्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है और ये एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो भी हम लोग इसी सूत्र के माध्यम से हल करेंगे। जैसे कि प्रश्न एक को देखते हैं, यहाँ पे दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है तथा एलसीएम 150 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरा संख्या क्या होगा, तो यही सूत्र थे। क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। पहली संख्या कितना है, एक संख्या दिया है 25, क्योंकि दूसरी संख्या नहीं दिया है, यहां लिख दिए दूसरी संख्या। एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ 5 दिया है और एलसीएम कितना दिया गया है 150। इधर गुना में है, उधर जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा, इसलिए 150 गुने 5 बट्टा कितना, गुना में 25, ये बट्टा में तो 25 से कहें 25, 25 छक्के 150, इसलिए 6 गुने 5 बराबर 30, यानी दूसरी संख्या जो हो जाएगा 30 हो जाएगी। सेम इसी तरह का प्रश्न यदि जैसा कि एग्जाम्पल 2 में है 306 और 657 का एचसीएफ कितना 9 दिया है, तो 306 और 57 का एलसीएम क्या होगा, तो फिर इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग हल करेंगे। क्योंकि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ यहाँ पे 9 दिया है, एलसीएम नहीं दिया है। जो नहीं दिया रहेगा उसको ऐसे ही लिख देंगे। पहली संख्या इसमें हो गया 306, दूसरी संख्या हो गया 657। अब इधर गुना में 9 है, उधर जाएगा फिर तो भाग में, यानी 306 गुने 657 और ये बट्टा में 9। अब इस 9 से हम भाग देंगे इसमें,
तो 9 इकाई 9 और 9 तिया 27 और फिर बचा 3 3 पर 6 9 चौक 36, यानी 34 को 657 से गुना करेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से चैप्टर 1 में प्रश्न रहेगा। तो इसे हम लोग यदि रिवीजन बार बार कर लेते हैं तो चैप्टर 1 से संबंधित परीक्षा में सारा का सारा प्रश्न हल हो जाएगा।